स्टूडेंट, आपका स्वागत है अध्ययनता में। आई एम डॉक्टर गौरी घोष, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनकी जो फंक्शंस होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं? तो 4 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं ये, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। और इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन और स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। तो आप दिमाग में आते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। क्यों हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सिसोम्स को इंक्लूड नहीं करते? बिकॉज इनकी जो फंक्शंस है ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होते इन 4 ऑर्गेनल्स के साथ, इसलिए इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर नहीं करते। अब सबसे पहले हम सबके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस तरीके से कोऑर्डिनेट वे में एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो पॉटर और थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1945 में, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है और ये कंसिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटेंड सेल। ओके, तो ओवरऑल फंक्शन की बात करें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये लिपिड और प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री होती है, ठीक है। 2 टाइप्स के ईआर होते हैं। कौन से? एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर जिसको बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम एसईआर बोलते हैं, ठीक है। चलो, और क्या काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जान लेते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इंटरसेलुलर स्पेस को डिवाइड करता है 2 कंपार्टमेंट में, 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में, जैसे कि ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये जो ल्यूमिनल है ये ईआर के इनसाइड होता है, ल्यूमेन होता है इसके अंदर प्रेजेंट, और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। अब बात करेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, क्या होता है रेटिकुलम। पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई इट इज रफ। इसे हम रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ईआर मेम्ब्रेन होता है ना, जो रफ ईआर मेम्ब्रेन होता है उसके जो आउटर सरफेस होता है उसमें स्मॉल पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये आरएनपी होते हैं, मतलब राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं, या तो राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन या तो राइबोसोम्स होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं। तो बेसिकली ईआर ऑफन शो राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स आउटर सरफेस, इसी की वजह से ये रफ अपीयरेंस देता है और ग्रैनुलर अपीयरेंस देता है। दैट्स व्हाई इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट होता है स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक। इसको भी हम देखेंगे, ये बना होता है फ्लैटेंड सैक से, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बहुत ज्यादा ही एक्सटेंसिव होता है, और ये जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस का, उससे अटैच होता है, उससे कंटिन्यूसली उसके साथ अटैच होता है, ठीक है। इट कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जो आरईआर होता है ये 2 तरीके के ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन को कंटेन करता है, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड फॉर अटैचमेंट टू राइबोसोम्स, ये याद रखना। अब जो आरईआर है बिकॉज इसका एसोसिएशन होता है किसके साथ? राइबोसोम्स के साथ, दैट्स व्हाई इट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। जो आरईआर जो है अबेंडेंट होंगे उन सेल्स में जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते होंगे, उनमें सबसे ज्यादा आरईआर प्रेजेंट होंगे जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते होंगे। ओके, नेक्स्ट हम लर्न करते हैं
SER के बारे में कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। क्योंकि ये स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो सरफेस में राइबोसोम एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स स्मूथ। ओके, स्ट्रक्चर कैसा है इसका SER का, ये मेश वर्क होता है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ओके, अब टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। फंक्शंस क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये लिपिड सिंथेसाइज करता है और स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज करता है, और इसका एसोसिएशन डिटॉक्सिफिकेशन में भी होता है, और ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग को। ठीक है, अब ये आपने ये देखो स्ट्रक्चर, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो ब्लू पोर्शन है ये फ्लैटेंड सैक है, देखो फ्लैटेंड सैक है, और इसमें राइबोसोम अटैच्ड है। ठीक है, ये होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सेंटर स्पेस दिख रहा है ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन एक स्पेस होता है। व्हाट इज ल्यूमेन, ये होता है फ्लूइड फिल्ड स्पेस। फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है और एनक्लोज्ड होता है बाय ER मेम्ब्रेन। ठीक है, ER मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है। और अगर हम स्मूथ ER का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, ये इसलिए हम इसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, मेश वर्क कहते हैं, दिस इज अ मेश वर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये बना हुआ होता है। नाउ अब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस का भी स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी की अगर हम बात करें, चलो डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, एंड इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इस गोल्जी एपरेटस को इन द नर्व सेल ऑफ बार्न आउल एंड कैट्स। ठीक है, और ऑब्जर्व किया था कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा है इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरी फ्लैट डिस्क शेप सैक होते हैं, या तो कह सकते हैं सिस्टर्न होते हैं, जिसका डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। जो स्टेक होते हैं गोल्जी एपरेटस के, जो स्टेक्स होते हैं ना, देखो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से गोल्जी एपरेटस के स्टेक्स होते हैं, लाइक दिस। तो जो स्टेक होते हैं एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये जो फ्लैटेंड ये जो सैक होते हैं ना, सैक मिडल से आपको थिन मिलेंगे, इट इज थिन इन द मिडल, और जो एज होती है इसकी डायलेटेड होती है और बल्जिंग होती है, इट इज डायलेटिंग एंड बल्जिंग। नाउ ये जो गोल्जी सिस्टम में होता है ये कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं नियर द न्यूक्लियस, एंड इट हैज डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस फॉर्मिंग फेज और कॉन्केव ट्रांसफेज होता है, जिसे हम मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। ये जो कॉन्वेक्सिस फेज होता है ये बहुत क्लोज होता है ER के, जो रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एकदम नियरेस्ट होता है, प्रेजेंट एकदम क्लोज होता है, इट फेस दी ER मेम्ब्रेन। और ये फेस एंटायरली डिफरेंट होते हैं बट स्टिल दे आर इंटरकनेक्टेड। ओके, तो गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस की अगर हम बात करें, व्हाट इज फंक्शन, तो ये मटेरियल को पैक करता है, पैकिंग का काम होता है। ठीक है, जो भी मटेरियल होता है जो ER से बनकर आता है ना, उसे ये पैक करने का काम करता है, और फिर उसके बाद ये डिलीवर करता है, या तो इंटरसेलुलर टारगेट पे डिलीवर करेगा, या तो ये सिक्रीट करेगा आउटसाइड दी सेल। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट अदर फैक्ट्स। जैसे कि हमें पता है कि ये देखो हमने बोला मटेरियल पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ER दैट फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटर और मूव करता है टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज। तो जितने भी प्रोटीन होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं ER के अंदर, वो सिस्टर्ने में, गोल्जी एपरेटस के सिस्टर्ने में मॉडिफाई होते हैं। मॉडिफिकेशन से क्या मतलब है, मॉडिफिकेशन का मतलब है उसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाते हैं। ओके,
और उसके बाद जाके मॉडिफिकेशन जब हो जाता है तब जाके ये ट्रांसफेज से रिलीज होता है। गोल्जी एपरेटस में जैसे हमने बताया कि उसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो इसीलिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ। तो ये जो गोल्जी एपरेटस होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मॉडिफिकेशन हो रही है प्रोटीन की, तो ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होता है और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म होते हैं। चलो स्ट्रक्चर्स देखते हैं इसका। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। दिस इज, मैंने जैसे बताया था कि जो सैक होते हैं थिन होते हैं मिडल से, ये इसका बल्जिंग एज हो गया, बल्जिंग एज हो गया, ये ल्यूमेन हो गया, स्पेस। अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जैसे मैं बताया था ईआर से जो भी बनकर आता है, जो भी मटेरियल पैक होता है ना, ईआर में जो भी मटेरियल प्रोटीन जो बनते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होते हैं, वो वेसिकल में फॉर्म होते हैं, आपके गोल्जी एपरेटस में, ठीक है, वेसिकल्स में फॉर्म होते हैं और उसके बाद वो ट्रैवल करते हुए ट्रांसफेज तक जाते हैं। ये हम पूरा प्रोसीजर आगे, पूरा जो भी इसका सिस्टम है किस तरीके से हो रहा है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये देखो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आगे, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बाद में फ्यूज करेगा इस गोल्जी के सैक के मेम्ब्रेन के साथ, और फाइनल में ये एक वेसिकल बनाता है जो कि रिलीज करता है, ठीक है। इसे हम सेक्रेटरी वेसिकल्स भी कहते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल। ओके, नाउ कम्स टू द लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, पहले डिस्कवरी देख लेते हैं, किसने इसकी डिस्कवरी करी थी। क्रिस्टियन डे ड्यू इन 1955 में डिस्कवर किया था इसको, क्रिस्टियन डे ड्यू ने। कैसा है इसका स्ट्रक्चर? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होता है और ये फॉर्म होता है जब पैकेजिंग की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान ये फॉर्म होता है, ये बड ऑफ हो जाता है गोल्जी एपरेटस से, तब जाके लाइसोसोम क्रिएट होता है। और जो लाइसोसोम्स होते हैं ये कंटेन करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, इसको हम हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं, जैसे कि लाइपेसिस हो गए, प्रोटीसिस हो गए, कार्बोहाइड्रेसिस होते हैं। और ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं आपके एसिडिक पीएच में। ये याद रखना कि ये एक्टिव कब होते हैं? एसिडिक पीएच में। ये जो एंजाइम्स होते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड्स। और हमें पता है कि ये लाइसोसोम्स होते हैं, ये बेसिकली ब्रेक डाउन भी करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? व्हाट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ये सेल डेब्रिस होते हैं, ठीक है, सेल डेब्रिस होते हैं, सेल डेब्रिस हो गए या किसी तरीके के फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया जो कि इनकॉर्पोरेट हो गए आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर दिए गए बैक्टीरिया। बाद में ये जब लाइसोसोम्स में आते हैं तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर चीजें होती है, उसको लाइसोसोम अटैक करके एंड डाइजेस्ट कर जाता है। चलो तो हम समझ लेते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। वैक्यूल्स इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जैसे कि ये हमारा वैक्यूल और ये इसको मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट, और ये हमारा सेल सेपरेट। क्या कंटेन करता है? कंटेन करता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होता। अब बात करते हैं कि वैक्यूल्स 4 टाइप्स के होते हैं और ये डिपेंड करता है कंटेंट और उसके फंक्शंस के ऊपर। एक होता है सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो गया, ठीक है, आपका फूड वैक्यूल्स होता है और एयर वैक्यूल। तो अगर हम सैप वैक्यूल्स की बात करें तो ये फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होता है,
ओके। और ये कंटेन करता है वाटर, अमाइनो एसिड, सॉल्ट हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये सब ये कंटेन करता है। एनिमल और प्लांट सेल में जो ये स्मॉल एनिमल हो गया या यंग प्लांट सेल्स होते हैं उनमें स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेच्योर प्लांट होते हैं उनमें जो ये स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं फ्यूज होके फॉर्म करते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। किसमें करते हैं? प्लांट में, मेच्योर प्लांट में। मेच्योर प्लांट में दिखेंगे आपको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है, रैपिड एक्सचेंज करवाता है ये साइटोप्लाज्म और उसके सराउंडिंग मीडियम में चीजों का जो भी हमारा कंटेंट है उसके रैपिड एक्सचेंज करवाता है। ठीक है, तो अब प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल होता है ये कम से कम 90% सेल वॉल्यूम को कवर करता है। प्लांट्स में टोनोप्लास्ट जो है ट्रांसपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है नंबर ऑफ आयंस और अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स। एंड का जो कंसंट्रेशन है वो हायर होता है वैक्यूल में कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। तो जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, जो सॉल्यूट होता है सेल सेप का, ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेन करके रखता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को सेल टर्जिटी के लिए, सेल टर्जिटी के लिए, और साथ ही साथ वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको अमीबा में देखने को मिलेंगे और इसका काम होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है और एक्सक्रीशन करता है। अगर फूड वैक्यूल्स की बात करें तो इन मेनी सेल्स लाइक प्रोटिस्ट हो गया, तो फूड वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं बाय एनगल्फिंग द फूड मटेरियल्स, फूड पार्टिकल्स। सो बेसिकली जो फूड वैक्यूल्स होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनमें जो कि न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, और डाइजेस्ट जो प्रोडक्ट होता है उसको पास कर देते हैं सराउंडिंग मीडियम में। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से ये चारों एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, इनके फंक्शंस कैसे कोऑर्डिनेटेड है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो प्रोटीन है, प्रोटीन दिख रहा है, प्रोटीन आर असेंबल्ड ऑन राइबोसोम अटैच टू ईआर और फ्री इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स ईआर में अटैच्ड है, ये रेड पार्टिकल्स ये वाला रेड, ये राइबोसोम्स है, ये ईआर से अटैच्ड है। तो हमें पता है कि जो आरईआर होता है, ये जो आरईआर होता है ये क्या करता है, ये बनाता है आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है आरईआर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, साथ ही साथ इसको रिलीज करता है ईआर ल्यूमेन। मैंने ल्यूमेन बताया है कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है ये, ईआर के ल्यूमेन में ये रिलीज करता है। साथ ही साथ जो ईआर का मेम्ब्रेनस वॉल होता है, मेम्ब्रेनस वॉल ऑफ ईआर, ये इसमें एंजाइम कंटेन करते हैं और ये लिपिड सिंथेसाइज करता है न्यू मेम्ब्रेन बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो लिपिड नए अभी सिंथेसाइज हुए हैं, साथ ही साथ ये प्रोटीन के साथ एंटर कर जाता है ईआर ल्यूमेन में। अब ये ईआर ल्यूमेन में जाने के बाद जो प्रोटीन होते हैं ये फोल्ड होते हैं, फोल्डेड किए जाते हैं इनटू इट्स फाइनल कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन कर दिया जाता है, या तो इसे मॉडिफाई कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट अटैच करके, ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी प्रोटीन फोल्ड हो गए, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब ये जो न्यू मॉलिक्यूल्स जो बने हैं ये ईआर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता और ये कंप्लीटली साइटोसोल से सेपरेट हो जाता है। तो अब सोचने वाली बात है कि जब ये कंप्लीटली साइटोसोल से अलग हो गया तो ये किस तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, क्योंकि जो आरईआर जो प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन इसके दो पर्पस होते हैं, इसके क्या पर्पस होते हैं, या तो ये फाइनल, या तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा आउटसाइड ऑफ द सेल, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा आउटसाइड द सेल, या तो इसको
विद इन सेल में ही साइट्स में भेज दिया जाएगा, विद इन सेल में ही साइट में भेजा जाएगा ताकि ये कंस्ट्रक्ट कर सके नई मेम्ब्रेन को, कंस्ट्रक्ट कर सके, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेम्ब्रेन कर सके, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर सके। तो अब जब ये ईआर में गया फाइनल प्रोसेसिंग के बाद, अभी किस तरीके से अपने फाइनल डेस्टिनेशन में जाएगा, तो इसके लिए आता है हमारा एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्शन आता है यहाँ पे। ये जो एसईआर होता है मोस्ट ऑफ द सेल में क्या होता है, ये सर्व करता है एज अ सेंट्रल पैकेजिंग, सेंट्रल पैकेजिंग सर्व करता है और डिस्चार्ज साइट एज अ एक्ट करता है, डिस्चार्ज साइट फॉर द मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। तो जो एसईआर होता है, अब जो जितने भी हमारे सिंथेसाइज हुए प्रोटीन लिपिड्स, ठीक है, वो आरआर के ल्यूमेन से कॉन्टिन्यूसली मूव करते करते वो एसईआर के एग्जिट साइट तक आते हैं। यहाँ डायग्राम में देखो, ये एग्जिट साइट तक आते हैं। उसके बाद ये जो एसईआर दिख रहा है, ये वाला जो एसईआर है, ये जो एसईआर है ये बड ऑफ होता है, ये बड ऑफ होके पिंच होकर एक वेसिकल बनाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो होता है ये कैरी करता है इन न्यू मॉलिक्यूल्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक। गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक आने के बाद ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है ये गोल्जी सेक के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद जो कंटेंट है उसको रिलीज कर देता है सिस्टर्ने में। अब जब सिस्टर्ने में आया तो ये सिस्टर्ने में मूव करते करते यहाँ से स्पेस के साथ इसने क्या किया, फ्यूज किया और कंटेंट को रिलीज करा। अब इस रिलीज करने के बाद ये लास्ट में आता है ट्रांसफेज जो होता है वहां तक आता है। बट इस दौरान में, इस ट्रांजिशन के दौरान में दो चीजें होती है, ठीक है। क्या दो चीजें होती है कि जो प्रोटीन होता है, रॉ प्रोटीन होता है, रॉ प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट किया रॉ प्रोसेस करते हैं, रॉ प्रोटीन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। और दूसरा होता है कि शॉर्टिंग और डायरेक्टिंग होती है, शॉर्टिंग और डायरेक्टिंग होती है इस फिनिश्ड प्रोडक्ट की फाइनल डेस्टिनेशन में, ठीक है। शॉर्टिंग एंड डायरेक्टिंग होती है, शॉर्टिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट टू फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अब आपने जैसे देखा कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल से आया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स पे आया, फिर ये फ्यूज हो गया सिस फेस के साथ, इसने कंटेंट को रिलीज कर दिया। उसके बाद रिलीज करने के बाद यहाँ पे सिस्टर्ने में मॉडिफिकेशन हुई। तो मॉडिफिकेशन के दौरान ये रॉ प्रोटीन फिनिश प्रोडक्ट में कैसे प्रोसेस हुआ, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है सिस्टर्ने में। जैसे हमने पहली बात की थी कि गोल्जी बॉडी के सिस्टम में मॉडिफिकेशन होती है, इसमें जो प्रोटीन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब अटैचमेंट कंप्लीट हो जाती है, अटैच हो जाते हैं, तब शॉर्टिंग और डायरेक्टिंग की जाती है। तब ये देखते हैं कि जो प्रोटीन है उनको आउटसाइड ऑफ द सेल भेजना है या क्या कहते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल भेजना है, या तो क्या कहते हैं सेल के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करना है विद इन सेल साइट में ही, या इसको किसी ऑर्गेनल में भेजना है जैसे कि लाइसोसोम में भेजना है, ठीक है। तो जब फाइनलाइज हो जाता है तो फाइनल डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे ट्रांसफेज पे जब हमारा कंटेंट आ जाता है यहाँ तक, तब ये बड ऑफ होता है और एक सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाता है। ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाया इसने कंटेन किया, और जब इसको सिग्नल मिलता है कि अब रिलीज करना है तब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये बाहर रिमूव हो जाता है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। याद रखना है जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होता है इसे सिर्फ सेक्रेटरी सेल्स ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ईआर में ही फॉर्म होता है, उसके बाद वो ट्रैवल होता है गोल्जी तक आता है, गोल्जी में आकर ये पैक होता है लाइसोसोम में जो कि बड ऑफ हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर आते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। इस तरीके से ये सारे एक दूसरे
इसके जो फंक्शंस हैं कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इस तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। एंड फाइनल जितना भी वेस्ट मटेरियल हो गया, वाटर होता है, वो वैक्यूल्स में एंटर करता है, वैक्यूल्स में जाता है। तो इसलिए हम इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, बिकॉज इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स और क्लोरोप्लास्ट की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।